हाँ भाई बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक चल रहा है एविडेंसेस फॉर बायो इवोल्यूशन और इवोल्यूशन। लास्ट टाइम हम आपको जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस बता रहे थे। अब सिर्फ दो प्रकार के एविडेंसेस रह गए इस समय। एक है बायोजियोग्राफिकल और दूसरे हैं पैलेंटोलॉजिकल। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, इनको बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसको बता दो लाइट आ गई। तो ये जो बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ, डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ ओवर दी ग्लोब और अर्थ, उसको कहते हैं। तो ये जो लाइफ जो है प्लांट भी हो सकती है और वो लाइफ एनिमल भी हो सकती है। एनिमल्स को बोलते हैं फ्योना और प्लांट को बोलते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा और फ्योना का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट ओवर द ग्लोब इज नोन एज दी बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम पढ़ रहे हैं वो है एक्चुअली जूजियोग्राफिकल। मेन हम इसको पढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके बारे में जो है कोई भी अगर फ्लोरा के बारे में बात आई तो हम बताएंगे नहीं, पर मेन जो चीज है वो जूजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स, एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द अर्थ है। थ्रू आउट द अर्थ है जो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बता रहे हैं आपको। एक्चुअली में क्या है कि जो एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द अर्थ है वो तीन प्रकार का होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जो है कॉस्मोपॉलिटन भी बोलते हैं। जो फर्दर दो प्रकार का होगा, यूरिटॉपिक एंड स्टीनोटॉपिक बताएंगे। एक होता है इसमें डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है बाइपोलर। पहले तो ये समझ लीजिए आप, सबसे पहले जैसे कि वर्ड बताया है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब होगा थ्रू आउट दी वर्ल्ड पे ये इन ऐसे एनिमल मिलेंगे आप। ऐसा नहीं है किसी कंटिनेंट में मिले दूसरे कंटिनेंट में ना हो। थ्रू आउट इसका मतलब जो ऐसे एनिमल होंगे उनमें जनरल कैरेक्टर्स होंगे, यानी उनमें जो मॉडिफिकेशन जनरल होगी, क्योंकि वो सभी माहौल में रह सकें। चिड़िया देखिए आप, स्पैरो हर जगह मिल जाएंगी, बुलबुल देखिए हर जगह मिल जाएंगी आपको। मिटिलस मोलस्क में होते हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगे। आपने सुना है ना, सरदार कहीं भी देख लो आप, पूरे वर्ल्ड में मिल जाते हैं। तो लोग जनरली क्या कहते हैं, कनाडा में देखो वहां मिलेंगे आपको, अलीगढ़ में देखो वहां मिलेंगे आपको, अमरावती में देखो वहां मिलेंगे आपको, मथुरा में देखो वहां मिलेंगे आपको, हर जगह। उनका भी यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूशन है। आलू और सरदार कहते हैं, ये कौन भाषा में, पंजाब में कहा जाता है, हरियाणा में कहा जाता है। तो ये बता रहा हूं, तो वो है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, यूबिक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये यूबिक्विटस डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंडिविजुअल्स में कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं वो जनरल, ताकि हर जगह वो फिट हो सके। स्पैरो, क्रो वगैरह सब इसी में आते हैं। अच्छा, दूसरा क्या होता है, ये भी फर्दर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं यूरिटिपिक और एक होते हैं स्टीरियोटिपिक। यूरी वर्ड ये आ गया तो ये मोर और लेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम है, यानी थ्रू आउट वर्ल्ड में होने के बावजूद भी कहीं बहुत कम और कहीं बहुत ज्यादा हो सकते हैं, पर वो क्या है, वो वाइड रेंज में हर जगह पे है।
उसको कहते हैं यूरिटॉपिक, यानी हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन उनका एक सा हो, मोरलेस यूनिफॉर्म हो। और अगर वही एक रेस्ट्रिक्टेड रेंज में हो, रेस्ट्रिक्टेड मतलब कहीं पे तो बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत ही थिन एरियाज में, तो वो हो गया रेस्ट्रिक्टेड वाला, उसको कह दिया आपने स्टीनोटॉपिक। ठीक है। अच्छा, अब आता है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ही अपने आप में ये है कि वो वर्ल्ड वाइड नहीं है, ग्रुप है, वो एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है, पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको बता रखे, पर मैं चलो फिर से एक बार थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूं। जैसे एक पेरिपेटस था, आपको ये बात बता रखा था, ये क्या था, कनेक्टिंग लिंक था एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता है, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल अमेरिका, ट्रॉपिकल इंडीज रीजन जो है वहां पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन पेरिपेटस। आगे बढ़े तो आप देखिए लंगफिश, जिनको हमने कहा था ये फ्रेश वाटर फिश होती है, 3 डिफरेंट कॉन्टिनेंट में मिलती हैं। ये बात आपको मैं कनेक्टिंग लिंक में बता चुका हूं। कौन कौन सी थी भाई? वो 3 थी। एक थी लेपिडोसाइरल जो साउथ अमेरिका में थी, ब्राजील और ये जो है अर्जेंटीना वगैरह। एक थी प्रोटोप्टेरस जो कि साउथ अफ्रीका में थी। एक थी नियोसेराटोडस और एपिसेराटोडस, ये कहां थी? ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, लंगफिश। तो ये जो है जैसे एक यहां एक वहां एक वहां, अलग अलग रीजन्स में, और कहीं नहीं है। न्यूजीलैंड उसी में आता है, आगे समझ। तो लंगफिश ये भी इनका भी डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे ही आप देखिए एग लेइंग मैमल्स, एकिडना या टैक्टिक्लोसस, एक ही बात है। और एक डकबिल प्लेटिपस जिसे कहते हैं, ऑर्निथो रिंकस, डकबिल प्लेटिपस, ये जो है एग लेइंग मैमल्स, ये सब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है एग लेइंग मैमल्स। आपने देखा होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा रेटाइटी बर्ड, रेटाइटी यानी फ्लाइटलेस बर्ड। ऐसे जो फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं उनके अंदर जो उनके जो फीदर होते हैं वो कैसे होते हैं? वेस्टेज। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन में भी कहे जा सकते थे इनके, क्योंकि ये कोई फ्लाइंग के रूप में हेल्प नहीं होते। आप जानते हो सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है, सबसे बड़ी सेल जो है ऑस्ट्रिच का एग है, जिसे कहते हैं स्ट्रूथियो। ये मिलता कहां? अरेबिया में और सहारा में, फ्लाइटलेस बर्ड है। कीवी कहां मिलता है? कीवी न्यूजीलैंड में। रियाज कहां मिलते हैं? साउथ अमेरिका में। हो गए ना, हो गए? ऐसे बहुत सारे हैं फ्लाइटलेस बर्ड। कैसोवेरीज अमेरिका में, कैसोवेरीज, ईमू, ये सभी किसमें आते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड में। तो इनका भी डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। लंगफिश का देख लिया, पेरिपेटस जो इनवर्टिब्रेट में था, लंगफिश ये सभी वर्टिब्रेट है। एग लेइंग मैमल हो गए, बर्ड्स हो गए। आपने देखा ना कैमल की 2 मेन वैरायटी होती हैं, एक तो कैमिलस और एक लेमार्च। नॉर्थ अमेरिका में लेमार्च होते हैं, एशिया में कैमिलस है, अरब वर्ल्ड में लेमार्च रिलेटेड है। नॉर्थ अमेरिका में जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका एक कंटिनेंट के बारे में बात की जा रही है, ये एशिया में कैमिलस।
ऐसे ही आपने देखा होगा एलिफेंट है, एक है एलिफस जो एशिया में है, और एक है लॉक्सोडोंटा जो कि अमेरिका में है, साउथ अमेरिका। अलग अलग है, वो वहां पर है, वो वहां पर है, थोड़ा सा अंतर होता है इनमें। आपने देखा होगा कि जो कैमिरस होता है कैमल के बारे में, यहाँ एक हम्प होती है, और जो लेमा उसमें दो हम्प होती है, दो हम्प होती है, जो ऊपर जो उठा होता है वो कैमिरस में एक है जो एशिया का है, उनमें दो है लेमास में। ठीक है, ये सब डिसकंटिन्यूअस के एग्जाम्पल है। ऐसे ही लिम्बलेस एम्फीबिया, वो भी इसी के एग्जाम्पल है। तो ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। एक होते हैं बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्या होता है, ग्लोब के अंदर जो है सिर्फ ये पोलर रीजन्स में है, नॉर्थ में आर्कटिक और साउथ में अंटार्कटिक, और बीच में ये इक्वेटर, बीच में गायब है। हो सकता है रीजन से भाग गए हो, चले गए हों। तो इनके बाइपोलर के कई एग्जाम्पल बताता हूं आपको। बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, सीलेंट्रेट में है लैम्प्टा, सार्डिना, ये सीलेंट्रेट। मोलस्का में है टीरोपोड मोलस्क, टीरोपोड मोलस्क। पैसिफिक साल्मन, पैसिफिक साल्मन जो फिश है, साल्मन। शार्क, कौन सी शार्क? लेमा, LAMA, लेमा। और पेरिपेटस तो मैंने आपको बताया था, पेरिपेटस बाइपोलर का भी, पेरिपेटस भी बाइपोलर में काउंट होता है। वैसे तो बताने को और भी बता सकता हूं आपको। एक बग है नोटोड्रिलस डीलोस्टोमा, कोई जरूरत नहीं है, बहुत हो गई। ये पेरिपेटस हो गया, ये इन्वर्टिब्रेट है, लैम्प्टा, सार्डिना, सीलेंट्रेट है, टीरोपोड मोलस्क, मोलस्का है, ये पैसिफिक साल्मन फिश हो गया, शार्क जो है लेमा हो गया। ये सब क्या है? बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बाइपोलर डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जैक्टली कारण नहीं पता, लोग कहते हैं हो सकता है इंटरमीडिएट रीजन में किसी कारणवश से ये जो है खत्म हो गए हों, और या उन्होंने इंटरमीडिएट रीजन से माइग्रेट करके चले गए हो। तो ये यूनिग्रेस, ये भी इसको फेवर करती है, बायोजियोग्राफिकल या जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में क्या था कि जो ये इंटायर अर्थ है, जो पहले एक लैंड मास था जिसे पेंजिया कहते थे, बाद में जो कई सारे जो 7 कॉन्टिनेंट बन गए कॉन्टिनेंटल थ्योरी के मुताबिक। जियोलॉजी की थोड़ी बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए इसमें, जब आपको ये टॉपिक सही से समझ में आता है। इसलिए जो आपकी 9th 10th की जो ज्योग्राफी थी उसके बारे में पता होना चाहिए आपको, या अपनी एनसीईआरटी किताबों में देख लेना होता है। हाँ, तो अब मैं आगे जो बता रहा हूँ, तो उस समय क्या हुआ था कि जो जितना भी वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है फ्योना का, वो माना है 6 रीजन्स में है। 6 रीजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, 6 रीजन, जिनको रीजन को नाम दिया है रियलम। क्या नाम दिया? रियलम। तो ये जितना भी जो फ्लोरा है, नहीं सॉरी, फ्लोरा तो उसको कहते हैं वेजिटेशन को, यानी फ्योना, 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 फ्योना के लिए है ये, फ्योना यानी एनिमल्स। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 रियलम में है, यानी वर्ल्ड वाइड ग्लोब को 6 रियलम में डिवाइड कर दिया है, इन द 6 रियलम।
ये 6 इलियम किसने बनाए थे? तो मैं बताता हूं आपको। एक आदमी का नाम था स्कार्टर। इसने ये ओरिजिनली बर्ड्स के लिए बनाए थे 6 ये बर्ड्स के लिए। और ये बर्ड्स के लिए कब बनाए थे? 1867 में इसने अपना वर्क पब्लिश किया था बिफोर लीनियन सोसाइटी 1867 में। और इस बात को कंफर्म किया था स्कार्टर ने, जो प्रपोज किया था, ये प्रपोज किया था, प्रपोज बाय स्कार्टर, दिस वाज कंफर्म्ड बाय वेलेस इन 1876। ये वेलेस वही है जो डार्विन का कोवर्कर था, साथी था, अल्फ्रेड रसल वेलेस, ये वही है वेलेस। उसने इनको कंफर्म किया था, पर उसने बर्ड्स के लिए रह करके ये सभी एनिमल्स के लिए कर दिया। ये 6 नीलम कौन से हैं वर्ल्ड वाइड को दिखाता हूँ आपको। मैंने कही थी ना आपसे इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको, जो 6 कौन से हैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फोटो लोग खींच सकते हैं, किसी को वो दिक्कत होगी तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको अभी। सिक्स नीलम कौन कौन से? एक तो है ये पैर आर्कटिक, नंबर 1। नंबर 2 ओरिएंटल। नंबर 3 इथियोपियन। नंबर 4 ऑस्ट्रेलियन। ये न्यूजीलैंड है बेटा, न्यूजीलैंड होता है ये। नंबर 4। नंबर 5 नियार्टिक। और नंबर 6 नियोट्रॉपिकल।
चिल्ली आकार में चिल्ली होगी। और ये इसके वेस्ट कोस्ट में 600 माइल्स अवे ये क्या है? गैलापागो आइलैंड्स। ये हो गए। देखो एग्जैक्टली तो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैंने अपने हाथ से बनाया है, पर आप जब एक चार्ट ले आएंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये 6 थे नीलम। पहला आर्कटिक 1, ओरिएंटल 2, 3 इथियोपियन, 4th ऑस्ट्रेलियन, 5th नीआर्कटिक, 6th नियोट्रॉपिकल। सबसे बड़ा इसमें कौन है? पहला आर्कटिक। यदि ओरिएंटल और पैर आर्कटिक को यहां जो अलग कर रहा है वो है हिमालय अलग कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो बिगेस्ट रियलम है ये है। इसमें पूरा चाइना, जापान, यूरेशिया, एशिया, यूरोप और इसमें इसका अफ्रीका का नॉर्थ सहारा, ये सारे रीजन में ये है वो। ये बता दूं आपको, इसमें वो है पूरा यूरोप भी है और थोड़ा सा इसका पोर्शन भी है इसका। सबसे बड़ा है ये। जो ओरिएंट है जिसमें इंडिया था, इंडिया, सीलोन, पहले श्रीलंका को क्या कहते थे? सीलोन कहते थे। सीलोन, फिलीपींस, बोर्नियो, सुमात्रा, ये आते हैं। थोड़ा सा साउथ चाइना भी आता है। इथियोपियन में जो है, इथियोपियन जिसे अफ्रीका कहते हैं, मेजरली इसमें अफ्रीका है। मेजरली कौन है इसमें? अफ्रीका। अरेबिया और जो नॉर्थन सहारा तो वहां था, तो इसमें कौन सा सहारा होगा? साउथ सहारा, जो डेजर्ट होता है, साउथ सहारा। इसमें जितना जो अफ्रीका है पूरा पूरा ये है। नी आर्कटिक में कौन है? इसमें ग्रीनलैंड आते हैं, इसमें ऊपर को कनाडा है, नीचे को यूएसए है। यूएसए कनाडा और ऊपर जो ग्रीनलैंड जो होता है, यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड वो भी इसी बात है। ये जो नियोट्रॉपिकल है, न्यूयॉर्क जिसे हम साउथ अमेरिका कंटिनेंट कहते हैं, साउथ अमेरिका, ये आता है पूरा साउथ अमेरिका, जिसे ब्राजील और ये सब। साथ में इसमें सेंट्रल अमेरिका भी इसमें आता है। आप बोल रहा हूं, ये कई बार पीएमटी में क्या आईएएस में हर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से उसको आप जो है बर्ड कॉन्टिनेंट कहते हैं। बर्ड कॉन्टिनेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी बर्ड की कहाँ मिलती है, उन्हीं के लिए तो उसने स्काल्टर ने पेपर पब्लिश किया था बिफोर लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। बर्ड कॉन्टिनेंट उसने कहा था, बर्ड कॉन्टिनेंट ये नियोट्रॉपिकल को कहते हैं, नियोट्रॉपिकल को। और नियोट्रॉपिकल में भी सेंट्रल अमेरिका को बहुत किस्म की वैरायटी है। ये इसमें ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ये सब इसमें होते हैं। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें 2 कंटिनेंट है चीफ। खास बात बताऊं आपको, मलाया आर्कीपेलागो के बहुत सारे आइलैंड इसी में जोड़ रखे हैं। मलाया आर्कीपेलागो, जहां पर ये गया था वेलिस, अल्फ्रेड रूसर वेलिस गया था। आप जानते हो डार्विन गैलापागो आइलैंड गया था।
HMS बीगल पे बैठ करके जहाज में, ये घोड़े पे गया था, किस पे गया था हमें नहीं पता, ये गया था मलाया आर्किपेलागो। दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनी थी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, आपको बताऊं, पर वहां डार्विन को ज्यादा वैल्यू दी ये लोगों ने। तो ये मलाया आर्किपेलागो को इसी में कर दिया है। हालांकि अब ये जो एशिया में काउंट होते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, ओरिएंटल में और ऑस्ट्रेलियन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इनके बीच में कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है। तो यहाँ पर एक इमेजरी लाइन खींची गई, इमेजरी लाइन, तो एक तो लाइन खींची पास के आइलैंड में, एक को बोला था वेलेस लाइन और एक को बोला था वेबर्स लाइन। ये कई बार जो है आईएएस में हर जगह क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भाई वेलेस लाइन और वेबर लाइन जो होती है किस किस के बीच में होती है, कौन से रियल आर्म को सेपरेट करती है। तो आप कहोगे ये किसे सेपरेट करती हैं, ओरिएंटल को विद ऑस्ट्रेलियन से। वेबर लाइन, वेलेस लाइन, वेलेस के नाम पे वेलेस लाइन इमेजिनरी लाइन है। जैसे आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कोई लाइन खींची हुई थोड़ी, जहां भी बैठ जाओ देखा ये लाइन जा रही भाई, इमेजिनरी है ना, ऐसे ये इमेजिनरी है। क्योंकि यहाँ पे जो कई जो आइलैंड बिल्कुल पास में थे, 20-20 माइल्स दूर थे, पर उनके फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा डिफर कर रहे थे मार्ग, तो उनके बीच में लाइन बनाना जरूर था। जैसे मोलुकास, तिमूर, ये सब ऑस्ट्रेलिया में जोड़ दिए गए, बाली, ये सब एरिया जो है ओरिएंटल में जोड़ दिए हैं, बोर्नियो, बाली, ये सब इसमें डाल दिए ओरिएंटल में। ये सब छोटे छोटे आइलैंड हैं इंडोनेशिया के, मलेशिया के। बाकी जावा, सुमित्रा तो काफी बड़े बड़े हैं ना, तो जावा सुमित्रा से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जावा ये हो गया, सुमित्रा ये हो गया, इनसे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। मोलुकास वगैरह ये है, ये सब ये है। आपने सुना है मोलुका जो लाइन कहते हैं कि हिंद महासागर में इंडिया का कंट्रोल है, चाइना को नहीं घुसने देगा, वहां से मोलक्कस स्टेट में से पास नहीं होने देगा, उस पैसेज को हम ब्लॉक कर देंगे, ये बात सुनी है ना, वो एरिया है। तो आप ज्योग्राफी में देखें तो ये वेलेस लाइन, ये एक बार पूछा हुआ है किसी समय, पूछ रखे हैं, तो ये है भाई। आपको एक बात बताऊं, वो अपना जो पहुंचा था कंक्लूजन पे डार्विन, वो क्या था, गैलापागो आइलैंड कहाँ थे, ये साउथ अमेरिका से 600 माइल्स या 960 किलोमीटर दूर थे। किसमें, पैसिफिक आइलैंड में थे। किसमें थे, वेस्ट, ये हो गया, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, तो वेस्ट में थे यहाँ पे गैलापागो आइलैंड। 22 आइलैंड थे जिसमें 15 मेन थे और 7 माइनर थे, जहां पे इंडिपेंडेंटली हर आइलैंड पे अलग अलग किस्म की वैरायटी बनी थी। यानी यहाँ से मेन लैंड से कोई पक्षी उड़ के गए थे कई सारे, और वो जाकर के अलग अलग आइलैंड पर जाकर के बैठ गए थे, और वो जियोग्राफिकल सेपरेशन होने के बाद उनमें क्या हुआ था, ओरिजिनली सीड ईटिंग से डिफरेंट काइंड की बीक बन गई थी, उनको कहा गया था नई नई वैरायटीज, अलग अलग वैरायटीज सेपरेट। बाद मालूम पड़ा ये तो क्या है, अलग स्पीशीज है। भाई डार्विन कोई और निथोलॉजिस्ट थोड़ी था तो वो बता देता कि साहब ये अलग अलग स्पीशीज है, वो तो एक उसका एक दोस्त था, उसने बताया था बाद में ये अलग वो है, ठीक है ना। तो यहाँ गया था, वो कहाँ गया था, वो यहाँ गया था आर्किपेलागो और इन पर जगह पे। वेबर लाइन थोड़ी सी और दूर है ऑस्ट्रेलिया से बीच में, जो कुछ जो आइलैंड है वेलेस ने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, उसने वो दूसरे में इंक्लूड कर रखे हैं, इसलिए कहा 2 लाइनें हैं, एक वेलेस लाइन, एक वेबर लाइन, WEBER', वेबर्स लाइन एंड वेलेस लाइन, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अभी आपसे कुछ दिन पहले मैंने डिस्कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो वो लंगफिश कहाँ मिलती थी, एक तो यहाँ मिलती थी लेपिडो, शायद अफ्रीका में प्रोटोप्टेरस, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कौन सी थी, नियोसेराटोडस या एपिसेराटोडस यहाँ थी। कीवी बर्ड कहाँ था, न्यूजीलैंड में। ईमू भी यहाँ थे। एगलिंग, मोनोट्रीम वगैरह यही थे, प्रोटोथीरियंस वगैरह यही थे, एग्रेना टैकिग्लोसस वगैरह ना आपने। तो ये सब इतनी दूर दूर क्यों है, इसमें कभी एक रहे होंगे। आपने एक बात देखी है, प्लासेंटल मैमाल रेयरली ऑस्ट्रेलिया में है
और है भी तो वो प्रिमिटिव काइंड के हैं, एडवांस किस्म के नहीं है। यहाँ कौन से हैं? मार्सुपियल्स, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड मार्सुपियल्स। क्यों है? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट अलग हो गया था पहले, यूथीरियन के बनने से पहले ये कॉन्टिनेंट अलग हो गया था, उसके बाद उसका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था औरों से, इसलिए वो अलग इंडिपेंडेंटली बने यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे प्रिमिटिव यूथीरियंस तो हैं, पर यहाँ जो हायर यूथीरियंस हैं वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में नहीं मिलते। यहाँ पर क्या मिलते हैं? डिफरेंट काइंड के मार्सुपियल, जो आपने देखे थे। बैंडिक्यूट है, इसमें जो तास्मेनियन वुल्फ है, तास्मेनियन टाइगर कैट है, बैंडिक्यूट है, मैक्रोपस है, कोयला है, जैसे नाम फ्लाइंग फैलेंजर है, मार्सुपियल मोर है, ये सब ऐसे जो सब यही करते हैं। वॉम्बैट है, लाइक दैट, ये सब यहीं डेवलप हुए थे ये रीजन, ठीक है ना। तो उसने दोनों क्राइटेरिया को, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन को, यहाँ पर उसने जो है गैलापागोस टोर्टॉइस देखे थे, बहुत बहुत बड़े टोर्टॉइस थे। इगुआनास लिजार्ड थी, इगुआनास लिजार्ड है, ये बहुत बड़ी लिजार्ड इगुआनास। और गैलापागोस टोर्टॉइस, गैलापागो आइलैंड ही नाम ही इसलिए पड़ा, ये वोल्केनिक इरप्शन से बनने वाले आइलैंड्स थे। गैलापागो बहुत बड़ा टोर्टॉइस, बहुत बड़ा, उसमें आदमी बैठ सकता है और आदमी ले जाएगा जो समुद्र में ले जाएगा, इतना बड़ा टोर्टॉइस। इगुआनास ये लिजार्ड हैं, ये थी यहाँ पर। और यहाँ का जो था बिल्कुल जो आइलैंड थे, इन पे बिल्कुल अलग किस्म के फ्लोरा एंड फौना थे। इसलिए इसको देख करके डार्विन ने कहा था आई एम सीइंग द इवोल्यूशन टू अकरिंग हियर। उसने कहा था कि मैं इवोल्यूशन खुद अपने आंखों के सामने होता हुआ देख रहा हूं। इसलिए गैलापागो आइलैंड्स को लिविंग लेबोरेटरीज ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। लिविंग लेबोरेटरीज ऑफ इवोल्यूशन, ये कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीपीएमटी में और बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है लिविंग लेबोरेटरीज, क्योंकि इसने यहां देखा बिल्कुल डिस्टिंक्ट थे, बिल्कुल अलग। वुड पैकर्स तो थे ही नहीं, वार्बलर भी नहीं थे, पर डार्विन जितने छोटे छोटे बर्ड्स, और वो उसी आइलैंड पे बने थे अडैप्टिव रेडिएशन के थ्रू, जिनकी 14 वैरायटी थी, जिन्हें बाद में स्पीशीज नाम दिया गया। बहुत चीज अलग अलग थी। बात समझ में? ये थे मेडागास्कर जो है 260 माइल्स अवे होता है, ये है मेडागास्कर। ये बड़ा एक हमारा एग्जाम पूछा हुआ आई मेहमान होता है, यूं चलता है, यूं चलता हुआ आई। ये बड़ा इंटेलिजेंट मेहमान है जो यहाँ मेडागास्कर में मिलता है, ये इथियोपियन या अफ्रीका में काउंट होता है। ये कौन सा है? इसका ये कोस्ट होगा, ये ईस्ट होगा, इस साइड होगा, ईस्ट होगा, इस साइड होगा, वेस्ट होगा। अब इसमें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होगा। अब इसके बारे में क्या है? पैलेंटोलॉजिकल स्टडी। प्लेटोलॉजिकल का मतलब होता है फॉसिल एविडेंस, फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं प्लेटोलॉजी, जो कि पास्ट रिमेन्स इंडिविजुअल की स्टडी है। सबसे मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस है कि दूसरे नंबर पर बायो जियोग्राफिकल थे या जियोग्राफिकल एविडेंस थे, जो मैंने आपको पहले बताया। दोनों के एविडेंसेस को उसने डॉक्यूमेंट किया था, उसके बाद थ्योरी दी थी डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। आगे बात समझ। तो जो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उनको डायरेक्ट एविडेंस कहते हैं, क्योंकि ये इनमें जो स्टडी होती है वो फॉसिल्स की होती है। और फॉसिल्स क्या होते हैं? दे आर दी डेड रिमेन्स ऑफ दी
पास्ट इंडिविजुअल्स, उनकी बोन्स वगैरह या और अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं, या वो, ये तो मैंने एनिमल्स कहा, पर प्लांट की भी होती है। प्लांट की जो होती है उसको कहते हैं पैलियोबोटनी। बीरबल साहनी इंडिया के जो पैलियोबोटनी के फादर हैं, पैलियोजूलॉजी, पैलियोमाइक्रोफॉसिल्स ये भी है, पर हम पैलेंटोलॉजिकल में फॉसिल हो गए। फॉसिल का मतलब ये नहीं है सिर्फ, फॉसिलाइजेशन का मतलब ये नहीं है बेटा कि इसमें सिर्फ जो पास्ट रिमेन्स हैं उन्हीं को फॉसिल में काउंट करते हैं, बल्कि इसमें इम्प्रिंट्स, कास्ट एंड शैडोज, मोल्ड, अंबर, ये एटसेट्रा, ये भी इंक्लूडेड है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो तो खत्म हो जाता है, और जो है रॉक्स वगैरह पे अपने इम्प्रिंट्स छोड़ के चला जाता है। जैसे आप बताऊं, आर्कियोपेटेरिक्स था ना, इसके इम्प्रिंट्स मिले हैं रॉक्स पे, इम्प्रिंट्स। तो इम्प्रिंट्स जनरली किसके होते हैं? फेदर्स के, स्किन के। जैसे आप बताऊं, बहुत से जो डायनासोर हैं उनके रॉक्स पे क्या मिले हैं? इम्प्रिंट्स। ये जो शैडो और ये जो मोल्ड होते हैं, ये क्या होता है एक्चुअली बताऊं आपको, कि किसी जगह पे किसी ने जो अपनी छाप छोड़ दी। आजकल बड़ा टीवी पे वो चलता है इंप्रेशन, यहाँ राम जी गए थे, यहाँ हनुमान जी आए थे, वो क्या उनके बड़े बड़े हाथ या पैर दिखा देते हैं, बहुत बड़े बड़े कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, वो उनमें क्या होता है, अगर उन्हीं में कोई मिट्टी बढ़ जाए या कोई कार्बोनेटर वो बढ़ जाए तो बिल्कुल बना के ले आए, वो क्या हो जाएंगे? वो तो हो जाएंगे मोल्ड। और अगर उनको इम्प्रिंट्स कहें, अगर वो वहीं रह जाए, उनमें कोई चीज भर के अगर आप बाहर को ले आओ तो मोल्ड बोल दिया जाएगा, बाकी जो पीछे है वो इम्प्रिंट्स है। रेजिन एंड एम्बर में फर्क बताता हूं आपको। रेजिन एम्बर क्या होते हैं? कि जो कॉनिफरस ट्री होते हैं, कॉनिफरस ट्री, वो सीक्रेट करते हैं, दे सीक्रेट ए रेजिनस सब्सटेंस। रेजिन सीक्रेशन होता है, स्टिकी, दे सीक्रेट द स्टिकी सीक्रेशन नोन एज रेजिन। और इस रेजिन में द इंसेक्ट कैन बी इंट्रैप्ड सिटिंग, इंसेक्ट कैन बी इंट्रैप्ड and on exposure to air it become hard and now known as amber, उसको कहते हैं एम्बर। तो एम्बर क्या है? आप समझिए कोई एक पेड़ है, आप समझिए कोई पेड़ है और पेड़ की ये ब्रांच है, कोई जा रही है, कॉनिफरस पेड़, लाइक जैसे पाइनस हो गया, और पेड़ हो गए, सेड्रस हो गए, देवदार के पेड़ हो गए, ठीक है ना, सिकोया के हो गए, रेडवुड ट्री बहुत बहुत बड़े। तो कॉनिफर, उनमें से क्या निकलता रहता है? रेजिन निकलता रहता है। और उसको रेजिन मान लो निकल के बह के आ रहा है, और उसमें क्या कोई इंसेक्ट बैठा है, तो इंसेक्ट के ऊपर से होकर गुजर गया, तो इंसेक्ट उसमें क्या हो गया? इंट्रैप। तो वो फॉरएवर के लिए इंसेक्ट जो इंट्रैप हो गया उस रेजिन के अंदर, वो स्टिकी मटेरियल के अंदर, और जब कोई एयर उससे जब स्ट्राइक करेगी तो हार्ड हो जाए, उसे कहेंगे अंबर। तो वो भी एक किस्म का एक फॉसिल हो गया, अंबर। आपने जुरासिक पार्क नाम की डायनासोर की पिक्चर देखी हो, जो पहली बार, कभी आप नोट करना, उसमें क्या था, जब उसने डायनासोर बना दिए थे, जिस आदमी डायनासोर का एक ला के जो बनाया था साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, इतनी तबाही मचाई थी कि बाद में उसने क्या किया था, जब वो अपने हेलीकॉप्टर पे बैठा था तो उसकी छड़ी थी एक ऐसे राउंड, कभी फिर से दोबारा देखना, वो छड़ी थी, उस छड़ी में यहाँ पे एक रिवॉल्व करते हुए, तो उसमें एक इंसेक्ट इंट्रैप था, और वो जो इंसेक्ट इंट्रैप था उसने बाद में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठा था तो उसने जो है
नीचे वैली में वो छड़ी फेंक दी थी, ऐसे उठा के फेंकी थी पिक्चर में। क्यों? उसका अगला एक्सपेरिमेंट उस इंसेक्ट जो कि इंट्रैप था अंबर के अंदर उसी पे था, पर उसने जब ये देख लिया कि भैया ये तो कंट्रोल से बाहर है, अगर मैंने कोई बनाया और ऐसा कोई और बड़ा इंसेक्ट बन गया और कंट्रोल ही ना हुआ तो मैं क्या करूंगा, इसलिए उसने फेंका था। वो था अंबर। पर होता क्या है, जब भी पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो लास्ट मोमेंट जब आता है तो हम उस समय खड़े हो जाते हैं और बाहर भाग आते हैं। मैं जब पीजीज में था 90 में, जब मैंने पिक्चर देखी तो मेरा दोस्त खड़ा होने लगा, मैंने कहा बैठ बैठ अभी देख असली पॉइंट तो बाकी है। तो ये बात आपको बता रहा हूं, इसलिए फिर से दोबारा उस पिक्चर को देखना और देखना उसकी छड़ी में लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल वो क्या करेगा, जब हेलीकॉप्टर में बैठ करके उस छड़ी को बाहर फेंक देगा। क्यों? उसमें देखना उसमें एक इंट्रैप घूमता सा रहता था, वो बिल्कुल डार्क, बिल्कुल जो ब्राउन डार्क जो है लाल, बहुत ज्यादा डार्क जो होता है ऐसा लाल, उसमें थे इंट्रैप था इंसेक्ट, वो था अंबर में। आगे बात समझ में? वो होता है अंबर। अच्छा, ये फॉसिल फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, कोई लकी इवेंट की बहुत जरूरत होती है। लकी इवेंट्स, यानी वन और मोर लकी इवेंट होगा। वो लकी इवेंट हमारे लिए, फॉसिल के लिए लकी इवेंट है, उस इंडिविजुअल के लकी इवेंट नहीं है। जैसे कोई हाथी पानी पी ले गया किसी एरिया में और एकदम सी इरोजन हो गई, धड़ाम से ऐसी वो नीचे जो है गिर गया। जैसे आइस के अंदर ममीज मिली है, एलिफेंट की, मैमोथ की क्या मिली है, ममीज buried in ice as much as old of 40,000 years. ऐसे आपने देखा दोनों जब मान लीजिए फाइट कर रहे हों, डायनासोर फाइट करते की फोटो देखी गई है, जो फाइट कर रहे थे आपस में, उनके सींग बड़े हुए थे आपस में जो करके एक दूसरे से, उसी समय क्या हुआ, वो पहाड़ गिर गया, वहां पहुंचे हुए थे, इरोजन आ गई या किसी वैली में जा पड़े और फिर दब गए, बाद में उनके फॉसिल मिले। तो वो जो है उसको कहते हैं लकी इवेंट, वन और मोर लकी इवेंट। अब देखिए अंडरलाइन स्टेटा जो भी सेडिमेंट्री रॉक है पड़ी रहती हैं ओशियंस में, एंड डेड ब्यूरियल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ब्यूरियल्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म, उनका ओवरलाइन प्रेशर बढ़ता रहता है। प्रेशर से क्या होता है, जो सॉफ्टर पार्ट है वो तो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, सिर्फ हार्ड पार्ट बच जाते हैं, लाइक टीथ एंड बोन। इसलिए आपने नोट किया होगा कि जो फॉसिल है वो हार्ड पार्ट्स के तो सॉफ्टर पार्ट्स के बहुत कम हैं। तो इन्हें वन और मोर लकी इवेंट चाहिए, ये सभी होते हैं। एकदम इसी को तूफान आ जाना, सब फंस जाना उस तूफान में, उसके बाद में बरीड हो जाना और ऐसा रह जाना लाइफ लॉन्ग तक, बहुत टाइम तक, मिलियंस ऑफ ईयर तक, उसके बाद तो ये मिले। अच्छा, जो फॉसिल की स्टडी है वो क्वाइट स्कैंटी है, स्कैंटी मतलब पूरी नहीं है। क्यों नहीं है पूरी? क्योंकि आप जानते हो जो सबसे पहले फॉसिल बने वो तो अंडर सी या ओशियन है ना। क्यों है ओशियन? क्योंकि लाइफ तो सबसे पहले ओरिजिनेट वहीं हुई थी ना, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में है और ओवरलाइन प्रेशर ने उनको क्या कर दिया, डिस्टोर कर दिया। और एक्सकेवेशन फ्रॉम द सी तो इतना आसान नहीं है ना, इतना खर्चा कर लेंगे डील। 50 मंजिल स्टोरेज पे पानी पहुंचाने में तो दम निकल जाता है म्यूनिसिपैलिटीज का, है। एक्सकेवेशन में बहुत ज्यादा खर्चा था, वो भी सी में से, ओशियन में से। तो एक्सकेवेशन की स्टडी जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, और वो भी अगर सी में से करनी हो, और जो प्रिमिटिव या अर्ली फॉसिल्स हैं वो सब सी में मिलेंगे आप। अगला सुनो में तो इनकी स्टडी जो है, पर आज भी स्टिल बहुत से ऐसे फॉसिल हैं जिनकी कंप्लीट हिस्ट्री बताए, जैसे किस किस की कंप्लीट फाइलोजेनिक हिस्ट्री बताए, कंप्लीट जो फाइलोजेनिक हिस्ट्री है वो किस किस की बताए, हॉर्स की, कैमल की, एलिफेंट की, डॉग की, इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनिक, उनके फॉसिल्स जोड़ जोड़ करके इनकी भी बता दी गई। ये बताना चाहता हूं मैं आपको, वो इसमें मैं आपकी हॉर्स की हिस्ट्री बताऊंगा आपको। हालांकि मुझे तो सारी आपकी, पर बीच में हॉर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बहुत शॉर्ट में बेटा।
क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते थे। फॉसिल फॉर्मेशन के लिए जो सबसे कॉमनेस्ट और सबसे बढ़िया जो मेथड है वो है पेट्रीफैक्शन। कौन सा मेथड है? पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन इज द कॉमनेस्ट एंड सबसे मोस्ट प्रेवलेंट मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन का ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड है। इसमें होता क्या है? इन दिस केस the burials of dead organisms within sediments get deposited on the floor of ocean and large water bodies। जो ये burials of the dead organism है विद इन sediments get deposited on the floor of the oceans and large water bodies, वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये जो ओवरलाइन सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स, ओवरलाइन रॉक्स विद द प्रेशर काजेज द, इनका इतना प्रेशर होता है जिस काजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सॉफ्टर पार्ट्स जैसे सॉफ्टर पार्ट्स में कौन कौन से होंगे आप नाम लिख सकते हो? मसल, नर्व एटसेट्रा। तो वो क्या हो जाएंगे? डिसइंटीग्रेट, देयर बाय लीविंग हार्ड पार्ट्स लाइक, वो हार्ड पार्ट्स कौन से हैं? बोन, टीथ, सेल्स, मूलस वगैरह उनके सेल्स, इनको छोड़ जाते हैं। हेंस दे आर प्रीजर्व, और ये प्रीजर्व हो जाते हैं। इवन बहुत टाइम के बाद ये प्रीजर्व होते हैं। इवन वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे धीरे धीरे क्या होता है? द ऑर्गेनिक मैटर आल्सो बिकम disintegrated, ये डिसइंटीग्रेट होता है एंड come out with the seepage of water and come out with the seepage of water, बहता हुआ पानी उनको बाहर जाता। After that the minerals of the lime or carbonate get deposited in such porous structure, in such porous structure। तो जब एक तो ये हो गया बोन वगैरह प्रीजर्व हो गई पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन क्या होता है? बहुत टाइम के बाद इवन ऑर्गेनिक मैटर भी डिसइंटीग्रेट होना चालू हो जाता है और वो सीपेज और वाटर के साथ में बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो उसकी जगह पे जो वहां जो मिनरल्स हैं लाइम के या कैल्शियम कार्बोनेट के, वो जो है उसी जगह पे जो पोरस स्ट्रक्चर रह गया उसमें क्या हो जाता है? डिपॉजिट, पॉइंट बाय पॉइंट। तो इस तरह क्या होता है? आपको क्या मिल जाते हैं? फॉसिल्स, देयरबाय फॉसिल्स, एग्जैक्टली फॉसिल्स मिल जाते हैं। बहुत सारे फॉसिल्स, ये सबसे कॉमनेस्ट मेथड है। इसको कौन सा मेथड कहते हैं? पेट्रीफैक्शन मेथड, पेट्रीफैक्शन मेथड। एक बार बताऊं, इवोल्यूशन वास्तव में हुआ है, ये कैसे बताया? आपको देखिए कि जो ये फॉसिल्स हैं, आप जानते हो जो ये रॉक्स होती है कैसी होती है? एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्शियरी। प्राइमरी कौन सी है? जो सबसे प्रिमिटिव है, जो सबसे पहले बनी थी, और जो इंटरमीडिएट है जो बीच में बनी थी वो सेकेंडरी है। टर्शियरी जो हाल रिसेंट बनने वाली है, रिसेंटली, तो रिसेंटली। तो आप ये देखिए जो ये जिस प्रकार की ये स्ट्रेटा है उसी प्रकार का उसमें जियोलॉजिकल लाइफ है। लाइफ की भी अरेंजमेंट जो है वो जियोलॉजिकल जो लाइफ है, जियोलॉजिकल
लॉजिकल लाइफ वो बिल्कुल कंफर्मेशन कर रही है, वो पैरेलली कंफर्म्ड है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटा मेथड। जैसे जो सबसे नीचे वाली रॉक होंगी वो सबसे पहले होंगे, तो उसमें क्या मिलेंगे? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट कौन सी में मिलेंगे? प्राइमरी में। तुम सबसे पहले इनवर्टिब्रेट आए थे, वो सबसे नीचे हैं, लोअर मोस्ट जो स्टेटा है। मिडल स्टेटा में क्या मिलेंगे आपको? मिडल स्टेटा में मिलेंगे आपको वर्टिब्रेट्स। कौन से? जैसे इसमें आपको जो है उसके मिल जाएंगे, डायनासोर के मिल जाएंगे, रेप्टिलिया के मिल जाएंगे, पाइसिस के मिल जाएंगे। और रिसेंटली जो सबसे ऊपर होंगे रेयर, इनमें क्या मिलेंगे आपको? मैमल्स के। मैमल्स के तो सबसे बाद में मैमल्स ओरिजिनेट हुए। तो इनका जो है फॉसिल्स का मिलना, अरेंजमेंट या जियोलॉजिकल टाइम के मुताबिक मिलना और स्ट्रेटा का अरेंजमेंट होना, सेडिमेंट्री रॉक्स का अरेंजमेंट होना, वो एक दूसरे से क्या करता है? कोरिलेट। आपने एक फॉसिल देख ही लिया था, आर्कियोप्टेरिक्स और आर्कियोऑर्निस, जो दोनों के बीच में मिसिंग लिंक है आज के टाइम पर, जो कनेक्टिंग लिंक था बर्ड्स एंड रेप्टिलिया के बीच में, उसको हम आपको जो पहले इंटरग्रेडिंग इंडिविजुअल पढ़ा चुके हैं, वो भी यहां पढ़ा जा सकता था। ठीक बात है। तो मैंने बता दी 3 प्रकार की मैंने स्ट्रेटा डिवाइड कर दी हैं। एक तो बताएंगे प्राइमरी रॉक्स जो सबसे पहले बनती हैं, वो कौन सी रॉक है? प्रिमिटिव रॉक्स, जो सबसे लोअर मोस्ट रीजन पे होंगी, उनकी पोजीशन कहां होती? लोअर मोस्ट, सबसे नीचे। उसके बाद में मिडल जो है उनको नाम बोला है सेकेंडरी रॉक्स, जो कि इंटरमीडिएट पोजीशन में है, बीच में। और एक है रिसेंट, जिन्हें टर्सी रॉक्स बोला है, जो सबसे फिलहाल में बनने वाली हैं, रिसेंटली बने, जिसमें जो है मैमल्स के मिलेंगे आपको फॉसिल्स। तो ये बिल्कुल जियोलॉजिकल टाइम को कोरिलेट कर रहे हैं। ये भी बताता है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कि शुरू में कौन से थे। इनवर्टिब्रेट के प्रिमिटिव में हैं, जो भी थोड़े बहुत मिले हैं, सेल वगैरह कोई भी, और बहुत कम होंगे। ठीक है। और जो मिसिंग का जो एग्जांपल था आर्कियोप्टेरिक्स, लिथोग्राफिका एंड आर्कियोऑर्निस, वो हम आपको बता ही चुके हैं पहले ही ऑलरेडी। जियोलॉजिकल टाइम भी बता चुके हैं आपको हम। ये सब तो जियोलॉजिकल टाइम पढ़ने से पहले मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूं। तो ये मैंने बता दी कौन कौन से कॉमनस मेथड है। इनके एक रेडियो एक्टिव जो होते हैं, इनको जो है डिटरमाइनिंग रॉक्स एंड एज बताने के लिए क्या है, कई मेथड्स हैं। जैसे एक है रेडियो एक्टिव क्लॉक मेथड। रेडियो एक्टिव क्लॉक मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द रॉक्स। क्योंकि जब एज ऑफ डिटरमाइन रॉक की कर दोगे तो उसमें अगर कोई फॉसिल होगा तो उस फॉसिल की एज डिटरमाइन हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए ये है। इसमें क्या होता है, यूरेनियम धीरे धीरे चेंज होता है। इसमें यूरेनियम 238 into the lead 206। इसका जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ वो 4.5 मिलियन ईयर्स है, या 4.5 into 10 to the power 10 ईयर्स। ठीक है। ऐसे ही एक और मेथड है कार्बन डेटिंग। लीबी ने बताया था। bombardment by cosmic rays in upper atmosphere, C14 से C12, half life
5730 प्लस माइनस 40 ईयर्स। ऐसा एक दूसरा मेथड है जो फॉसिल की एज बताने के लिए, वो है कार्बन डेटिंग मेथड, जो लीवी ने दिया था। ये इसमें क्या था, ये कैसे बना था, जो नाइट्रोजन जो 14 था, इसके ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में बम्बार्डमेंट हुई थी बाय दी कॉस्मिक रेज, उससे बना था C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप। उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप धीरे धीरे चेंज हो जाता है C12 में, जो भी स्टेबल आइसोटोप है। तो इसका C14 का एक कांस्टेंट अमाउंट हर पर्सन में होता है, जिसका हाफ लाइफ कितना है 5730 ईयर्स प्लस माइनस 40 ईयर्स, क्योंकि इस किताबों में 30-40 साल का कम भर्ती लिखा मिल सकता है। ये कार्बन डेटिंग मेथड है। तीसरा मेथड कार्बन डेटिंग के बाद में, तीसरा जो मेथड है वो है पोटासियम आर्गन मेथड। ये भी काफी अच्छा मेथड है। इनमें तीनों में सबसे बढ़िया यही है, और जो सबसे जो रिसेंटली अब का है, जो सबसे एक्यूरेट है, वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, जो सीनोजैक इराजा रीसेंट फॉसिल के एज बताने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस सबसे एक्यूरेट और सबसे लेटेस्ट मेथड यही है चारों में। रेडियो एक्टिव, कार्बन डेटिंग मेथड, पोटासियम आर्गन मेथड और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। आपको बताऊं, आपके एनसीईआरटी बाकायदा पूछता है कि कौन से मेथड है। हालांकि केमिस्ट्री में होते हैं ये, पर बायोलॉजी पूछ रखी थी, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक बात है। ये सब मेथड पेलेंटोलॉजिकल जो है, जो पास्ट रिमेन्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, उनकी स्टडी को कहते हैं फॉसिल स्टडी। सबसे डायरेक्ट एविडेंस, सबसे कन्विंसिंग एविडेंस ये है। बाकी जो एविडेंस है सब के कौन से हैं, सर्कमस्टेंशियल। ये तो इसी के साथ मैं खत्म कर रहा हूं। इसमें हाँ, एक जो होस्ट की लाइफ है, जो फाइलोजेनेटिक लाइफ, वो मैं अब अगले लेक्चर में वो बताऊंगा, और साथ को जीरोलॉजिकल टाइम बताऊंगा। उसके साथ ही ये जो एविडेंस पूरे हो जाएंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा मैं रिपीटिशन करूंगा इसके बाद। ठीक है ना बच्चों। लेक्चर नंबर 8 में मैं इसको कंप्लीट करके एविडेंसेस के बारे में कुछ 10 मिनट का रिवीजन करूंगा, जिससे आपको बताऊंगा मैंने क्या पढ़ाया 15-20 मिनट बाद में। ठीक है ना। उसके बाद में थ्योरीज रह जाएंगी बस का। ओके, थैंक यू वेरी मच।